Knowledge conquers all. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं कुलदीप सर केजीआई एनसीईआरटी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 4। इसका फर्स्ट पार्ट हम पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने जो फर्स्ट पार्ट था उसके अंदर पढ़ा था कि जो हमारा राष्ट्रपति है वो कैसे बनता है, उसके निर्वाचन कैसे होता है, उसकी किस क्या क्या शक्ति है तथा वो क्या क्या कार्य करता है, इसके बारे में हमने जानने की कोशिश करी थी। और हमने साथ में ये भी जाना था कि कार्यपालिका हमें दो प्रकार की देखने को मिलती है, एक स्थायी कार्यपालिका, एक अस्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका के अंदर हमने देखा था कि नौकरशाही जैसे आईएएस, आईपीएस वगैरह, हमें पुलिस में देखने को मिलता है। जो कि अस्थायी कार्यपालिका होती है, इसके अंदर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्यपाल, मुख्यमंत्री आदि के बारे में पढ़ा था। आज के पाठ में हम बच्चों जानेंगे कि उपराष्ट्रपति क्या होता है, उसके क्या कार्य होते हैं, उसकी क्या योग्यताएं होती हैं। फिर हम जाएंगे अपने मंत्रिपरिषद वाले पाठ में, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। मंत्री बनने के लिए या प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या योग्यताएं होती, क्या उनके कार्य होते हैं। फिर हम राज्यपाल का अध्ययन करेंगे, जो कि राज्य कार्यपालिका के अंदर देखने को मिलता है। फिर उसके बाद हम बच्चों पढ़ेंगे कि जो राज्य का मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद होती है वो किस प्रकार कार्य करती है। तो बच्चों, जो आज हम पढ़ने वाले हैं, पहले उपराष्ट्रपति, यानी कि जो राष्ट्रपति है ना, ये राष्ट्रपति जो होता है उससे नीचे होता है, ठीक है। इसके अंदर देखो, भारत का जो दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद किसका होता है बच्चों? वो होता है हमारा उपराष्ट्रपति। और फर्स्ट किसका होता है? राष्ट्रपति का होता है, जैसा कि हमने पहले जाना था। और इसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो संविधान के अनुसार ना, संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति का जो है पद है उसका प्रावधान किया गया है, जैसे कि राष्ट्रपति का भी किया गया है, ठीक है बच्चों। इसके बाद देखो, राष्ट्रपति की जो अनुपस्थिति है ना, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनके कार्य करता है। यानी कि बच्चों, जब कभी ये ऐसा होता है कि जब राष्ट्रपति है ना वो छुट्टियों पे चला जाता है, अगर उसे कभी बीमार हो जाता है तो वो छुट्टी ले लेता है, तो उसकी जगह कौन कार्य करता है? वो राष्ट्रपति करता है, ठीक है। काफी लंबी समय लंबी छुट्टी लेकर चला जाता है, तो उसके जो कार्य करने वाला कोई तो चाहिए राष्ट्रपति के, जो है वो उस समय क्या करता है? उपराष्ट्रपति करता है। जैसे बच्चों, अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आपके स्कूल में ना प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल होगा, सर होते हैं, ठीक है। मान लो जो प्रिंसिपल सर हैं वो छुट्टी पे चले जाते हैं, ठीक है। तो उनकी जब वो है नहीं स्कूल के अंदर, तो वही तो देख रेख करता होगा ना स्कूल की, काम सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है, अपने शिक्षक जो है वो सही से अपनी क्लासेस ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। ये कैसे पता चलेगा आपको बच्चों? सिंपल सी बात है, जो वाइस प्रिंसिपल है वो देखने का कार्य करता है। उसी प्रकार हमारे जो कार्यपालिका है उसमें अगर राष्ट्रपति नहीं होता है तो वो कार्य उपराष्ट्रपति देखने को, तो उपराष्ट्रपति करता है कार्यभाग के रूप में, ठीक है। फिर उपराष्ट्रपति का जो प्रावधान है ये हमने कहाँ से लिया है? ये बच्चों हमने अमेरिका के संविधान से लिया है, ठीक है। और जो उपराष्ट्रपति होता है ना बच्चों, इसका जो मासिक वेतन होता है वो 4 लाख रुपए होता है। कितना मिलता है? 4 लाख। और जो हमारा राष्ट्रपति है, मैंने कल बताया था आपको, उसको कितना वेतन मिलता है? कमेंट करेंगे जो बच्चे जिन्हें पता है। और उसको जो वेतन मिलता है ना बच्चों, वो मिलता है 5 लाख रुपए महीने। लेकिन अब एक क्वेश्चन ये आता है कि सर, जैसा आपने मुझे बताया है कि राष्ट्रपति अगर त्याग पत्र दे देता है या कभी छुट्टी पे चला जाता है, वो बीमार हो जाता है, तो उसकी जगह कौन कार्य करता है? उपराष्ट्रपति करता है। तो क्या उस समय उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के समान वेतन मिलेगा? वो सुख सुविधाएं मिलेंगी जो राष्ट्रपति को मिल रही है? बिल्कुल बच्चों। अगर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में, कार्यवाहक के रूप में कार्य करता है, तो वो सभी वेतन भत्ते राष्ट्रपति वाले उपराष्ट्रपति को मिलेंगे, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति हमारा होता है, उसका निर्वाचन कैसे होता है।
और हमने राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम देखने की कोशिश करेंगे जो उपराष्ट्रपति है ना, इसका बच्चों जो निर्वाचन होता है ना वो कैसा होता है, अप्रत्यक्ष प्रकार का। यानी कि जो हम उपराष्ट्रपति चुनते हैं ना, ठीक है, उसको हम जनता नहीं चुनती है, सिंपल सी बात है, जनता उसको चुनाव नहीं करती है। ठीक है बच्चों, तो सर एक बच्चा को पूछ सकता है कि सर जब जनता हमारे जो उपराष्ट्रपति है उसका चुनाव नहीं करती है तो कौन करता है बच्चों? उसका जो निर्वाचन होता है ना, फिर संसद के दोनों सदनों के, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, चाहे वो फिर निर्वाचित हो या फिर मनोनीत, मिलकर चुनाव करते हैं। यानी कि जो आपने संसद भेजे हैं चुन के लोकसभा और राज्यसभा के अंदर, आपकी जगह वो राष्ट्रपति को वोट करते हैं और चुनते हैं। ठीक है, और बच्चों लोकसभा के जो सदस्य होते हैं यानी संसद, ठीक है, वो क्या करते हैं, राष्ट्रपति के और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ये बच्चों मैंने आपको बता दिया, लेकिन यहाँ पे ना एक ट्विस्ट आता है और क्वेश्चन काफी पूछ लिया जाता है, क्योंकि ट्विस्ट ही कुछ इस प्रकार का है। जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है और उपराष्ट्रपति के चुनाव में ना क्या अंतर होता है, ये पूछ लेता है। ठीक है, अच्छा, जो उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ एक अंतर देखने को मिलता है। जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है ना बच्चों, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ना बच्चों, वो कैसा होता है, इसे कौन कौन लोग से चुनते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के कैसे सदस्य, निर्वाचित, निर्वाचित सदस्य, और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, संघ शासित प्रदेश के निर्वाचित सदस्य कौन कौन से हैं, दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर। जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है ना बच्चों, उसमें जितने भी निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भाग लेते हैं, ना कि मनोनीत। लेकिन जो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है बच्चों, इसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों प्रकार के सदस्य वोट करते हैं। ठीक है बच्चों, आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, फिर बच्चों हम जानने की कोशिश ये करते हैं कि इसका जो चुनाव है वो किस प्रकार होता है, कौन सी विधि से होता है। जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था, चुनाव की विधियों, चुनाव की जो विधियां थी उनके अंदर हमने पढ़ा था। तो इसका वोट चुनाव किस प्रकार होगा, इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे। और हमने राष्ट्रपति वाले चैप्टर में भी ये पढ़ा था कि जो राष्ट्रपति है उसका इलेक्शन कैसे होता है। ठीक है बच्चों, इसका जो चुनाव है वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा होता है। ठीक है, और ये चुनाव ना एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, सिंगल ट्रांसफर वोट द्वारा होता है। इसका मतलब क्या है सर? ठीक है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, इसके अंदर जो बच्चों क्या होता है ना, हम वोट देते हैं क्रम अनुसार, अपने कोई 4 व्यक्ति हैं उनको क्रम अनुसार वोट देते हैं, सबको वोट देंगे लेकिन उसको सीरियल वाइज लगा लेंगे। ठीक है, और जो पहले हमारी मतगणना होती है, अगर उसमें किसी को प्राप्त जो कोटा है वो मिल जाता है तो वो जीत जाता है, और नहीं होता है तो जिसको सबसे कम वोट मिले होते हैं उसको साइड कर दिया जाता है और उसके वोटों को जो 3 सदस्य बचते हैं उनके बीच बांट लिया जाता है। ठीक है बच्चों, उनके बीच बांट लिया जाएगा तो कोई ना कोई कोटा उसको, किसी ना किसी व्यक्ति को कोटा प्राप्त हो जाएगा और वो उपराष्ट्रपति बन जाएगा। ठीक है बच्चों, ये जो चुनाव होता है वो गुप्त मतदान होता है। गुप्त मतदान का मतलब क्या है, जैसे मैंने जब चुनाव दिया, मैंने जो वोट दिया ना, तो वो वोट जो है वो मेरे को पता है कि मैंने किसको वोट दिया है। ठीक है, वो सार्वजनिक नहीं करा जाता, मैंने को पता है कि मैंने वोट किसको दिया और किसी को नहीं पता होता कि मैं वोट किसको दे रहा हूँ। ठीक है बच्चों, ये होता है गुप्त मतदान। तो इसके बाद देखते हैं कि जो इसकी योग्यताएं, कुछ तो योग्यताएं होनी चाहिए। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनना है तो मजाक थोड़ी ना बात है, कुछ तो मजाक चाहिए, कुछ तो चाहिए ना योग्यताएं। क्या योग्यताएं हो सकती है, हमने राष्ट्रपति की योग्यताएं तो जान ली है, सेम है बच्चों, बट इसमें कुछ अंतर हमें देखने को मिलता है और वही अंतर से आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है इसे। ठीक है बच्चों,
जो भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको उपराष्ट्रपति बनना है तो भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। फिर न्यूनतम जो आयु है वो 35 वर्ष की होनी चाहिए। फिर राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, यानी कि वो राज्यसभा का सदस्य हो या ना हो इस बात पर मैटर नहीं करता, लेकिन जो राज्यसभा का जो सदस्य बनने की योग्यता होती है ना वो रखता हो, तब जाके वो उपराष्ट्रपति के लिए योग्य हो सकता है, ठीक है। फिर किसी भी लाभ के पद पर ना हो, यानी वो कोई मंत्री या संसद वगैरह सांसद वगैरह ना हो, कोई लाभ के पद पर ना बैठा, ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद हम देखने की कोशिश करेंगे कि ना जो उपराष्ट्रपति है इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, ठीक है। और इसका शपथ कैसे होती है, इसकी इस्तीफा यानी ये कैसे हटाया जा सकता है, जैसा कि हमने पढ़ा था राष्ट्रपति वाले में भी, ठीक है। जो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है ना बच्चों 5 वर्ष, पहला 5 वर्ष, और इसको 5 वर्ष से पहले भी हटाया जा सकता है। इसका कोई वो नहीं है, टाइम पीरियड फिक्स नहीं है कि ये 5 वर्ष तक रहेगा, ठीक है बच्चों। इसको पहले भी हटाया जा सकता है। फिर क्या होता है 65 वर्ष, 5 वर्ष या 65 वर्ष, दो तरीके से आप लेके चलना। अगर कोई व्यक्ति 63 साल की आयु में बनता है और 65 वर्ष की जो आयु है वो अधिकतम है, ठीक है बच्चों, तो वो क्या है ना तो 2 साल रहेगा और 65 वर्ष की आयु से रिटायर हो जाएगा। जो उपराष्ट्रपति है ना उसका निर्वाचन दोबारा हो सकता है, यानी पुनः निर्वाचन के लिए पात्र होता है, अतः वह दोबारा चुनाव लड़ सकता है। एक बार ये उपराष्ट्रपति बन चुका है, इसका मन हो रहा है दोबारा बनने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, चुनाव लड़ना पड़ेगा। अगर चुनाव जीत जाता है तो ये दोबारा उपराष्ट्रपति बन जाएगा। उपराष्ट्रपति अपने कार्यकाल की समाप्ति तक पद पर बना रहता है या उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक पद पर बना रहता है। यानी कि जो उपराष्ट्रपति है ना वो जब तक उसका कार्यकाल है ना समाप्त नहीं हो जाता है, ठीक है बच्चों, तब तक वो अपने पद पर बना रहेगा। और मान लो उसका कार्यकाल का जो पीरियड है वो समाप्त हो गया, लेकिन उसका जो उत्तराधिकारी है ना वो अभी तक चुनकर नहीं आया, तो जब तक क्या ना ये उस पद पर काम करता रहेगा, ठीक है। फिर जो उपराष्ट्रपति होता है ना ये राज्यसभा का उपराष्ट्रपति, राज्यसभा का इसको सभापति कहा जाता है, ठीक है। इसको क्या बोलता है, सभापति के रूप में जाना जाता है, सभापति के रूप में जाना जाता है बच्चों, ठीक है। अब ये कुछ शपथ लेता है, ठीक है। उपराष्ट्रपति जो होता है उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि उपराष्ट्रपति को ना शपथ कौन दिलाता है, ठीक बच्चों। उपराष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है ना वो उपराष्ट्रपति दिलाता है, ठीक है। वह संविधान के प्रति क्या शपथ में शामिल होता है, वह संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखने की शपथ लेता है। वह अपने पद के कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करने की शपथ लेता है, यानी कि वो जो संविधान में निष्ठा है सच्ची श्रद्धा है वो रखने की क्या करता है, शपथ लेता है, ठीक। अपने जो उसके कर्तव्य होते हैं उनको निर्वहन करने का शपथ लेता है। फिर ये इस्तीफा कैसे हो सकता है इसका, उपराष्ट्रपति इसका इस्तीफा या त्याग पत्र कैसे होता है। उपराष्ट्रपति अपना जो त्याग पत्र है ना वो किसको देता है, राष्ट्रपति। और एक कल हमने बच्चों आपको बताया था कि जो राष्ट्रपति है ना वो अपना इस्तीफा कैसे किसको देता है, उपराष्ट्रपति को। अगर बच्चों इस्तीफा राष्ट्रपति को देना है अपना तो वो उपराष्ट्रपति को देगा, और उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देना है तो वो राष्ट्रपति को देगा, ठीक है बच्चों। उपराष्ट्रपति पुनः क्या कर सकता है, चुनाव लड़ सकता है, ठीक है बच्चों। और इस्तीफा देने या अन्य कारणों से पद रिक्त होने पर नए उपराष्ट्रपति का चुनाव कराया जाता है। लेकिन बच्चों यहाँ पे एक चीज है जो काफी इंपोर्टेंट, अगर वो पद रिक्त हो गया, ठीक है बच्चों, तो उसका संविधान में ये जिक्र नहीं किया गया है कि उसका 6 महीने के अंदर चुनाव कराना आवश्यक है।
ऐसा कोई शब्द नहीं लिखा गया उपराष्ट्रपति के लिए, और राष्ट्रपति के लिए 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव होना चाहिए, ऐसा लिखा गया है। ठीक है बच्चों, और यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है डायरेक्ट, उसे पता है कि बच्चे कहाँ पे गलती करेंगे, वो जानबूझकर ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जो अब हम इसका क्या देखने की कोशिश करेंगे ना, जो उपराष्ट्रपति है ना, को हटाना, यानी कैसे हटाया जा सकता है, क्या कारण है राष्ट्रपति को हटाने के लिए, क्या क्या कारण खोजने चाहिए उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए। ठीक है, तो उसकी प्रक्रिया जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, प्रस्ताव, यानी कि जो उपराष्ट्रपति है उसको हटाने के लिए जो प्रस्ताव है वो केवल राज्यसभा में लाया जाता है, राज्यसभा में लाया जाता है। और राष्ट्रपति को अगर हटाना है तो वो कहां से लाया, वो कहां लाया जाए, वो लोकसभा और राज्यसभा किसी भी सदन में लाया जा सकता था। तो ये एक पॉइंट आपको याद रखना है, क्योंकि तुलना के अंदर जब तुलना वाला राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की तुलना पूछता है तो वहां पे आप लिख सकते हो उसको। ठीक है बच्चों, फिर प्रस्ताव लाने से, अगर मान लो प्रस्ताव आप दे रहे हो किसको, राष्ट्रपति, जो उपराष्ट्रपति जो है उसको हटाने का प्रस्ताव आप दे रहे हो, यानी उसको हटाने की प्रक्रिया चालू कर रहे हो, तो प्रस्ताव लाने से कम 14 दिन पहले नोटिस देना आवश्यक होता है। यानी कि अगर प्रस्ताव आप ला रहे हो तो उपराष्ट्रपति है, उनको कम से कम 14 दिन पहले नोटिस देना आवश्यक होता है, जो कि हमें राष्ट्रपति के जो हटाने की प्रक्रिया है उसके अंदर भी ये देखने को मिलता है। और जो फिर हम इसमें देखने की कोशिश करेंगे ना, राज्यसभा के उस समय के समस्त सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। यानी कि जब प्रस्ताव चला गया राज्यसभा में, ठीक है, अब उसे पारित करने के लिए ना जो उस समय राज्यसभा में सदस्य है, ठीक है, जो सदस्य है उनका बहुमत हमें मिलेगा। बहुमत अगर मिल जाता है तो क्या वो प्रस्ताव है वो पारित हो जाता है। ठीक है, और इसके बाद जब प्रस्ताव पारित हो जाता है ना, फिर वो क्या आता है, वो लोकसभा में आता है, लोकसभा में भी जांच होती है। और लोकसभा में ना ये क्या होता है, इसके बाद लोकसभा से अगर सिर्फ सहमति मिल जाती है, इसको सहमति अगर मिल गई तो जो राष्ट्रपति का जो इस्तीफा है वो हो जाता है। ठीक है, दोनों चरण पूरे हो जाने पर उपराष्ट्रपति जो होता है वो पद से हटाया जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ आता है कि जो राष्ट्रपति है ना उसको क्या ना महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जाता है, लेकिन जो उपराष्ट्रपति है ना इसे महाभियोग नहीं कहा जाता है। यानी जो ये जो राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है ना, इसे हम महाभियोग नहीं कहते। ठीक है, और उपराष्ट्रपति को ना हटाने के लिए संविधान में कोई विशेष आधार, जैसे कि संविधान का उल्लंघन आदि निर्धारित नहीं किया गया है, बिल्कुल नहीं किया गया। ठीक है बच्चों, अगर इस्तीफे की एक बात आ गई है तो बच्चों आपको पता ही होगा कि जो धर्मेंद्र प्रधान है हमारे शिक्षा मंत्री, आखिरकार उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया और वो जेन जी के सामने झुक चुके हैं। और ये सही भी है। मैंने अपनी लाइफ में 12 साल के अंदर कोई बीजेपी का बीजेपी के मंत्री को इस्तीफा देते हुए देखा है। और ये दिखाता है कि एक जनता कि लोकतंत्र में पावर क्या है। काफी समय से पहले, ये लगभग 1 डेढ़ महीना हो गया है, पेपर लीक को लेकर मुद्दा उठ रहा है और काफी इसका प्रदर्शन भी हुआ है, और आज हमें उसका एक परिणाम देखने को मिला है, जो कि शिक्षा मंत्री की हमने मांग की थी, इस्तीफा होना चाहिए, और फाइनली उनका जो इस्तीफा है वो हो चुका है। कैसा लग रहा है आपको, कमेंट में जरूर बताना इस बात को लेकर। ठीक है, और जो भी है अच्छा हुआ है, हमारी मांगे पूरी हुई है, कोई नया शिक्षा मंत्री हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है बच्चों, और वो अपने कर्तव्यों के प्रति काफी काफी निष्ठावान होगा और अपने कार्यों को ईमानदारी से करेगा, आशा करते हैं ऐसा। ठीक बच्चों, तो अब हम ये तो हमने देख लिया कि जो राष्ट्रपति है उसको हटाने की प्रक्रिया क्या है। अब इसके अंदर हम देखेंगे कि जो उपराष्ट्रपति है ना उसके कार्य क्या है, उसकी क्या क्या शक्तियां हैं।
यानी कि जो उपराष्ट्रपति की शक्तियां एवं कार्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है आर्टिकल 63 एंड 64 में वर्णित है। ठीक है बच्चों। और जो उपराष्ट्रपति है ना, वो राज्यसभा का क्या कौन होता है? पदेन सभापति होता है। और जो राष्ट्रपति होता है वो क्या होता है? वो लोकसभा का अध्यक्ष होता है। ठीक है बच्चों, लोकसभा का जो राष्ट्रपति लोकसभा के लिए, और ये जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का सभापति होता है पदेन। ठीक है, इसके कार्य क्या है ये हम पढ़ने वाले हैं और उसकी शक्तियां है। जो राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन करता है, कौन करता है? जो भी राष्ट्र जब राज्यसभा है उसमें जो कार्यों का संचालन होता है, जो कार्यवाही होती है, वो कौन करता है? वो उपराष्ट्रपति करता है। ठीक है। मत विभाजन, इसका मतलब टाई की स्थिति में उपराष्ट्रपति निर्णायक वोट देता है। यानी कि किसी विषय पर ना वोट करवाए गए राज्यसभा के अंदर, लेकिन वो वोट क्या हो गए? बराबर पड़ गए, 50 इधर भी पड़ गए, 50 इधर भी पड़ गए। तो ऐसे में निर्णय कौन ले, निर्णय कैसे लिया जाएगा? तो जो निर्णय किस आधार पर लिया जाएगा वैसे, तो वो राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति जो हमारे राज्यसभा के अंदर सभापति के रूप में, वो क्या करते हैं? वो डिसाइड करते हैं। ठीक है, कि किस को वोट, तो वो क्या करते हैं? वो निर्णायक मत जो लेते हैं अपना एक वोट देकर। ठीक है, ये शक्ति किसके पास है? हमारे उपराष्ट्रपति के पास। ठीक है। और राज्यसभा में अनुशासन व्यवस्था यानी कि बनाए रखना, उसका दायित्व किसके पास है? उपराष्ट्रपति के। राज्यसभा में जो भी कार्य हो रहे हैं उनके बीच अनुशासन और संतुलन जो बनाए रखने का उत्तरदायित्व वो होता है, वो सभापति के रूप में होता है उपराष्ट्रपति का। बच्चों ठीक बच्चों, जो राष्ट्रपति का पद रिक्त होने, यानी कि जो राष्ट्रपति है, मैंने आपको बताया, जो राष्ट्रपति है ना, उसका पद रिक्त होने अथवा राष्ट्रपति के अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ होता है, यानी कि बीमार वगैरह पड़ जाता है या छुट्टी पे चला जाता है, होने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है। यानी कि बच्चों जब राष्ट्रपति उपस्थित नहीं है, मान लो वो 2-3 महीने की छुट्टी पे चला गया, बीमार पड़ गया 2-3 महीने की, या उसने अपना त्याग पत्र दे दिया, ठीक है, तो उस समय ना जो हमारा उपराष्ट्रपति है, ठीक है, वो राष्ट्रपति की जगह पे कार्य करता है। और जो वेतन भत्ते होते हैं वो जो राष्ट्रपति के लिए डिसाइड होते हैं वो उपराष्ट्रपति को दिए जाते हैं बच्चों। ठीक है, इसके बाद हम देखने की कोशिश करेंगे कि मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री। ठीक है बच्चों, हमने अपना उपराष्ट्रपति का जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर लिया बच्चों। आशा करता हूँ काफी अच्छे से मैंने क्लियर किया होगा, आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। ठीक है बच्चों, और उसके अंदर हमने सारी डिटेल अपनी कवर कर ली, उसकी योग्यताएं क्या होती हैं, उसका टाइम पीरियड क्या होता है, और वो इसकी जो शक्तियां हैं और उसके जो कार्य हैं वो क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, काफी अच्छे से हमने पढ़ा है उसके बारे में। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये देखने की कोशिश करेंगे जो हमारी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद है वो कैसे कार्य करती है। अगर कोई प्रधानमंत्री बनता है तो उसके लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, उसके लिए कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं कि जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 74 एंड 75 में क्या है, मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री से संबंधित जो प्रमुख प्रावधान है वो दिए गए हैं। ठीक है, ये आर्टिकल हमारा 74 है और आर्टिकल हमारा 75 ये रहा। यानी कि आर्टिकल 74 जो कहता है वो क्या कहता है, राष्ट्रपति की सहायता से, राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होती है। यानी कि जो राष्ट्रपति होता है, मैंने आपको बताया था, जो राष्ट्रपति कार्य करता है वो किसकी सलाह पे करता है, वो मंत्रिपरिषद की सलाह पे अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। ठीक है बच्चों, और वो किसके नेतृत्व में होती है, वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बनी होती है मंत्रिपरिषद। ठीक है, राष्ट्रपति सामान्यतः मंत्रिपरिषद की सलाह पर क्या करता है, अपने कार्यों को करता है। ठीक है,
फिर आर्टिकल 75 जो है वो हमें बताता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। कल मैंने बताया था आपको बच्चों, और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। प्रधानमंत्री है जो, उसकी नियुक्ति कौन करता है? उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। किसको करेगा? जो उस समय बहुमत वाले दल का नेता होगा ना, उसको वो क्या करेगा ना, राष्ट्रपति उसको नियुक्त करेगा इसके रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में। ठीक है बच्चों। फिर क्या होता है, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन, अन्य मंत्री जो होते हैं मंत्रिपरिषद के, उनकी भी जो नियुक्ति है वो कौन करता है? वो राष्ट्रपति करता है, लेकिन वो प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। प्रधानमंत्री जो बताता है कि आप इसको मंत्री बनाओ और ये पद देना है। ठीक है। तो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर हम देखने की कोशिश करेंगे कि बच्चों, जो मंत्री है ना, वो राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपना पद क्या करता है? वो धारण करता है। यानी कि वो जो होता है हमारा मंत्री, वो राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपना जो पद है वो धारण करता है। यानी कि जब तक राष्ट्रपति चाहे पद पर रहते हैं। ठीक है। और जो राष्ट्रपति जो होता है ना, वो मंत्रिपरिषद को ना हटा भी सकता है। अगर मान लो कोई मंत्री को हटाना है, तो वो किसकी सिफारिश पे हटाएगा? वो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर उस मंत्री को हटा सकता है। कौन? राष्ट्रपति। ठीक है बच्चों, वो हटा सकता है आराम से, लेकिन ऐसा प्रधानमंत्री द्वारा कहा गया हो। तो क्या इससे हमारी जो सांसद है, यानी लोकसभा और राज्यसभा, भंग हो जाएगी? बिल्कुल नहीं बच्चों। लेकिन अगर प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा दे देता है ना, तो भाई सरकार टूट जाती है, भंग हो जाती है, फिर नए इलेक्शन होते हैं। अगर वो प्रधानमंत्री देता है, लेकिन कोई मंत्री दे देता है तो नहीं, उसकी जगह कोई नया मंत्री आ जाता है यार। ठीक है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। यानी कि जो भी मंत्री है ना, वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। ठीक है बच्चों। ये वाला जो लाइन है ना, ये काफी बार पूछ लेता है कंपटीशन के एग्जाम में। ठीक है, तो पूछी भी गई है और आपके एमसीक्यू में भी पूछ लेता है। ठीक है, जो क्लास 11th में बच्चे उनके लिए। ठीक है। फिर अब हम देखने की कोशिश करेंगे जो आर्टिकल 75 है ना, आर्टिकल क्या है 75, वो नियुक्ति और उसके जो प्रमुख प्रावधान है उसकी बात करता है। कौन सा करता है? आर्टिकल 75 करता है मंत्रियों की नियुक्ति और उनके जो मुख्य प्रावधान है उसकी बात करता है। ठीक है। यानी कि जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। मैंने आपको बता दिया। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, लेकिन वो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर करता है, अपनी मर्जी से नहीं कर सकता। फिर मंत्री राष्ट्रपति के जो है उसके पश्चात पर्यंत पद धारण करते हैं जब तक राष्ट्रपति चाहे। यानी कि मंत्रिपरिषद जो होते हैं वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। जो प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की कुल संख्या लोकसभा में ना 15% से अधिक नहीं हो सकती। ये प्रावधान किया जा चुका है भारतीय संविधान में। कैसे? मान लो अगर कोई संख्या निश्चित नहीं हो कि लोकसभा में कितने सदस्य होंगे, तो भाई कितने भी बना सकते हो तुम, तो उठाओ मंत्री बना दो। तो भाई अगर मंत्री ज्यादा हो जाएंगे तो खर्चा बढ़ेगा ज्यादा। तो क्या है ना, ये एक संख्या निश्चित कर दी गई है, 15% से अधिक नहीं हो सकते। ठीक है बच्चों। फिर मंत्रियों को जो वेतन एवं भत्ते ना, वो संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। इन मंत्रियों को क्या वेतन मिलेंगे, क्या भत्ते मिलेंगे, क्या सुविधाएं मिलेंगी, वो संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। फिर बच्चों हम जानने की कोशिश करेंगे कि यदि कोई मंत्री जो है वो संसद का सदस्य नहीं है, ठीक है, यानी कोई व्यक्ति है वो मंत्री बन जाता है लेकिन वो संसद का जो क्या है सदस्य नहीं है, तो उसे नियुक्ति के 6 माह के भीतर, यानी कि कोई भी व्यक्ति
संसद का सदस्य नहीं है, अगर वो मंत्री बन जाता है तो उसे जो नियुक्त मंत्री बना ना, उस डेट से लेकर 6 महीने के भीतर 6 महीने के भीतर लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना आवश्यक होता है। ठीक है, अन्यथा क्या, वह मंत्री पद पर नहीं रह सकता। और ये केवल एक बार होता है, ऐसा नहीं होता है कि चलो मैंने 6 महीने के भीतर लोकसभा और राज्यसभा की सदस्यता नहीं ले पाई, मैं दोबारा 6 महीने के लिए मंत्री बन जाता उसके बाद ले लूंगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसके अंदर फिर बच्चों हम जानने की जो कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री की संवैधानिक स्थिति है क्या, आखिरकार क्या क्या उनके प्रावधान है, क्या उनके कार्य हैं। ठीक है, जो प्रधानमंत्री है ना, प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल है या गठबंधन का नेता होता है। यानी कि गठबंधन का नेता होता है। गठबंधन कब बनता है, जब कोई भी पार्टी लोकसभा के चुनाव में ना पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त कर पाती है, तो कोई दो दल मिलकर सरकार बनाते ना, उसको गठबंधन की सरकार कहा जाता है। तो या तो पूर्ण बहुमत जिसको मिला है उसका कोई नेता, या जो गठबंधन बना के सरकार बनी है उसका कोई नेता ना क्या होता है, गठबंधन का जो प्रधानमंत्री बनता है उसके पास बहुमत होता है। ठीक है, फिर भारत की जो संसदीय व्यवस्था में सरकार की वास्तविक प्रमुख होता है। यानी कि जो भारत है ना, उसकी संसदीय जो व्यवस्था है उसके अंदर जो सरकार का वास्तविक प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। ठीक बच्चों, और औपचारिक रूप से कौन होता है, नाम मात्र कौन होता है, ये मैंने कल आपको बताया था, आपको याद होगा तो कमेंट जरूर करना, मैं बता दे रहा हूँ एक बार और। तो बच्चों होता है राष्ट्रपति, जो कि औपचारिक संवैधानिक प्रमुख होता है। ठीक है, लेकिन वो नाम मात्र होता है। वास्तविक कौन होता है, हमारा प्रधानमंत्री होता है। ठीक है बच्चों, अब जो मंत्रिपरिषद तथा मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है ना, ये भी तो उसका एक कार्य है। ठीक बच्चों, मंत्रियों के विभागों का आवंटन या फेरबदल, फेरबदल कौन करेगा, प्रधानमंत्री करेगा। यानी कि किसी एक मंत्री को, ठीक है, एक विभाग से उठाकर दूसरे विभाग में शिफ्ट कर देना, ये कौन करता है, ये कौन करता है, बताओ बच्चों, ये प्रधानमंत्री ही करता है। ठीक है, ये बच्चों हमने इसके कार्य पढ़ लिए। ठीक है, अब हम देखने की कोशिश करेंगे कि उसके संवैधानिक जो है वो दायित्व होते हैं, क्या होते हैं, यानी क्या मतलब इसकी शक्तियां क्या होती है, ये बात मान लेते हैं। ठीक है, जो प्रधानमंत्री होता है ना, राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों की जानकारी देता है। यानी कि जो प्रधानमंत्री होता है, मंत्रिपरिषद के अंदर क्या चल रहा है, कौन से काम चल रहे हैं, वो इसके जो जानकारी प्रधानमंत्री होता है वो देता है राष्ट्रपति को। अगर ये राष्ट्रपति को नहीं देता है, दे तो क्या होगा, तो राष्ट्रपति खुद प्रधानमंत्री को जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए बोल सकता है। ठीक है बच्चों, फिर क्या होता है, प्रधानमंत्री जो है ना, वो राष्ट्रपति को प्रशासन एवं विधायी प्रस्तावों की जानकारी देता है। यानी कोई भी जो प्रशासन है वो कैसे चल रहा है, कोई विधायी प्रस्ताव आया है तो उसकी जानकारी जो है वो प्रधानमंत्री क्या करेगा, वो राष्ट्रपति को देगा। ठीक है बच्चों, फिर क्या होता है ना, प्रधानमंत्री जो होता है वो राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई किसी भी जानकारी को उपलब्ध करे। यानी कि जो राष्ट्रपति है वो कोई जानकारी मांगता है प्रधानमंत्री से, ठीक है, तो प्रधानमंत्री का ये दायित्व हो जाता है कि वो उसको उपलब्ध करवाए राष्ट्रपति को। ठीक है बच्चों, फिर यदि राष्ट्रपति किसी विषय पर जानकारी चाहता है तो वो प्रधानमंत्री क्या करता है, उसे उपलब्ध करवाता है। किसी भी विषय पर जानकारी अगर उसे चाहिए, मंत्रिपरिषद से चाहिए, तो वो जानकारी उपलब्ध कराने का कार्य करेगा। फिर बच्चों देखते हैं कि एक यदि किसी मंत्री के निर्णय पर राष्ट्रपति को आपत्ति हो, यानी मंत्रिपरिषद में ना कई निर्णय लिए जाते हैं कि कैसे कार्य होगा, कोई कार्य करने के लिए कोई निर्णय बनाए जाते हैं, तो उस पर आपत्ति होती है, भी हो जाती है राष्ट्रपति तो क्या होगा, तो प्रधानमंत्री वह विषय मंत्रिपरिषद के समक्ष
क्या करेगा, विचार के लिए रखेगा, ताकि सभी लोग आपस में विचार कर सके और निर्णय में अगर कोई कमी है तो उसको दूर किया जा सके। ठीक है बच्चों, अब हम जानेंगे कि जो अब हम राज्य कार्यपालिका के अंदर पहुंच चुके हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमने केंद्र जो कार्यपालिका है इसके अंदर एक बार क्या क्या पढ़ा है विस्तार से। जो इसके अंदर हमने कार्यपालिका का ये जाना है कि कार्यपालिका होती क्या है, कार्यपालिका क्या कार्य करती है, कार्यपालिका के अंदर जो कौन कौन से लोग होते हैं। ठीक है बच्चों, कार्यपालिका के अंदर कौन कौन से लोग होते हैं, उनके क्या कार्य होते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति होता है हमारा, प्रधानमंत्री होता है, उपराष्ट्रपति होता है, मंत्रिपरिषद होती है, ये सबको हम विस्तार से पढ़ चुके हैं। ठीक है बच्चों, और हमने इनके कार्य, शक्तियां, योग्यताओं के बारे में जान लिया है। और अब हम इसके बारे में जो जानने की कोशिश करेंगे ना, वो राज्यपाल, इसका इंट्रोडक्शन, इसकी योग्यताएं क्या, ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि एक राज्यपाल को ना 2 राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है, इसके बारे में हम ये भी जानने की बात करेंगे। फिर हम राज्यपाल कार्यपालिका के अंदर बच्चों इसके मंत्री परिषद, मुख्यमंत्री के बारे में बात करेंगे। ठीक है, उनके क्या कार्य होते हैं इसके बारे में भी जानकारी दूंगा मैं आपको। और जो बच्चों एक और इसमें जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस जो राज्यपाल है इसकी योग्यता क्या है। अगर कोई जो राज्यपाल है जिस राज्य का निवासी है, क्या उस राज्य को उसे राज्यपाल बनाया जा सकता है, इसके बारे में भी हम देखने की कोशिश करेंगे काफी विस्तार से। इसको लेके चलूंगा मैं आपको साथ में। ठीक है, जो राज्य है ना इसका संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल होता है। राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल। और और जो केंद्र स्तर पर कौन होता है, राष्ट्रपति। जो इसको जब हम राज्यपाल को पढ़ेंगे ना, इसको राष्ट्रपति के साथ तुलना करके पढ़ेंगे, जिससे हमें दोनों के बीच डिफरेंस अच्छे से क्लियर होगा और याद भी करने में आसानी होगी। ठीक है, यानी केंद्र स्तर पर संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति। राज्य स्तर पर राज्यपाल। ठीक है, ये क्या होता है, राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। मतलब अब कुछ स्टूडेंट कमेंट करेंगे मतलब सर राष्ट्रपति का प्रतिनिधि कैसे होता है, यानी कि जो राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है, हमारा राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ठीक है बच्चों, इसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है राज्यपाल की नियुक्ति। तो ये इसका क्या होता है, प्रतिनिधि होता है, क्योंकि राष्ट्रपति ने इसको नियुक्त किया है राज्यपाल, तो क्या होगा, ये प्रतिनिधि बन जाएगा इसका। ठीक है, इस संविधान के अनुसार राज्य की कार्यपालिका जो शक्ति है वो राज्यपाल में निहित होती है। यानी कि संविधान के अनुसार जो राज्य की जो कार्यपालिका की शक्ति है ना, वो किसमें निहित होती है, राज्यपाल में निहित होती है। और यही जो क्वेश्चन होता है वो केंद्र में कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है, वो बच्चों हमारी होती है राष्ट्रपति में। ठीक है बच्चों, फिर राज्य में संसदीय शासन व्यवस्था का संवैधानिक प्रमुख होता है तथा मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। यानी कि जो राज्य में संसदीय जो शासन व्यवस्था है ना, उसका संवैधानिक जो प्रमुख है राज्य के अंदर वो कौन होता है, तो हमारा राज्यपाल होता है, जो कि मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। ठीक है बच्चों, और ऐसे ही जो है वो केंद्र स्तर पर कौन होता है, वो हमारा होता है राष्ट्रपति। वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर वो भी अपने कार्यों को करता है। बच्चों इसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो राज्यपाल है इसकी नियुक्ति कैसे होती है और इसकी नियुक्ति के लिए कुछ योग्यताएं होती हैं, वो क्या है। ठीक है बच्चों, इसके अंदर इसको जो आर्टिकल है ना वो 155 से 157 है, नियुक्ति एवं योग्यता का। यानी राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति द्वारा। मैंने आपको कल बताया था कि राष्ट्रपति जो होता है वो किन किन लोगों की नियुक्ति करता है, जिसके अंदर एक पॉइंट ये भी था कि वो राज्यपाल की नियुक्ति करता है। तो आज फिर मैंने आपको इस बात को बता दिया है।
अच्छा, जो उसे ना उसकी कुछ योग्यताएं हैं, तो क्या होना, भारत का नागरिक होना चाहिए। इसका नागरिक होना चाहिए भारत का। तो अगर वो भारत का नागरिक होता है तो राष्ट्रपति उसको राज्यपाल नियुक्त कर सकता है, लेकिन उसके साथ कई और योग्यताएं होनी चाहिए। क्या है वो, आगे देखते हैं हम। राज्यपाल की जो न्यूनतम आयु है ना, वो 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, राज्यपाल की जो न्यूनतम आयु है वो कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, उसे किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। उसे क्यों किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, वो कोई भी लाभ का पद धारण नहीं करता होना चाहिए। अगर मान लो कोई सांसद है, वो राज्यपाल बन जाता है, तो भाई उसको सांसद से हटना पड़ेगा। ठीक है, वह सांसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। मैंने आपको अभी जस्ट बताया, पॉइंट आने से पहले ही बता दिया। यानी कि जो भी राज्यपाल है ना, वो संसद या राज्य विधानमंडल जो है उसका सदस्य क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए बच्चों। और यदि सदस्य होता है तो नियुक्ति के समय अपनी जो सदस्यता है वो उसे त्यागनी पड़ेगी, और जब ही जाके वो क्या बन सकता है, वो राज्यपाल बन सकता है बच्चों। ठीक है, इसके बाद हम देखने की कोशिश करेंगे कि बच्चों इसका कार्यकाल क्या होता है, इसकी शपथ कैसे ये लेता है, ठीक है अपनी, फिर इसका त्याग पत्र कैसे हो सकता है, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। यानी कि जो राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है, या 65 वर्ष आयु। ठीक है, ये क्या करता है, इसका जो पद होता है वो राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपना पद धारण करता है। मतलब जो राज्यपाल है इसकी नियुक्ति कौन करता है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, और जो राज्यपाल को पद एवं गोपनीयता की शपथ संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वो शपथ दिलाते हैं। यानी कि जो राज्यपाल है उसको शपथ दिलाने का जो कार्य करेगा ना, वो कौन करेगा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उसको क्या करते हैं, शपथ दिलाने का कार्य करते हैं। ठीक है, वह राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकता है। ये जो है हमारा राज्यपाल, ये अपना जो त्याग पत्र है वो किसको देगा, वो राष्ट्रपति को दे सकता है अपना त्याग पत्र। ठीक है बच्चों, फिर हम देखने की कोशिश करेंगे जो उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक राज्यपाल ना अपने पद पर बना रहता है, ये भी राष्ट्रपति की तरह ही है। ठीक है, तो बच्चों फिर इसके अंदर हम जानेंगे, कोशिश करेंगे कि एक मिनट बच्चों, अब हम इसके अंदर कुछ चीजें जानने की कोशिश करते हैं। एक बार स्लाइड बैक कर लेता हूं मैं। ठीक है, अब क्या उस व्यक्ति को राज्य का राज्यपाल बनाया जा सकता है जो उस राज्य का निवासी भी हो। देखो बच्चों, ऐसा नहीं है, अगर कोई व्यक्ति उस राज्य का निवासी है तो उसी राज्य का उसको राज्यपाल नहीं बनाया जाता। क्योंकि इसलिए नहीं बनाया जाता ताकि वो राज्य की जो सरकार है ना उस पर दबाव ना आए। ठीक है, उस पर जो आंतरिक पॉलिटिक्स चल रही है ना उस पर उसका प्रभाव ना पड़े, इसलिए उसको क्या किया जाता है ना, दूसरे राज्य का राज्यपाल बनाया जाता है। और ये जो राज्यपाल है ना, राज्यपाल एक व्यक्ति को राज्यपाल एक या दो राज्यों का बनाया जा सकता है। जब अगर मान लो एक व्यक्ति है, ठीक है, उसको 2 राज्यों का राज्यपाल बना दिया जाता है। ठीक है बच्चों, सोचना है ऐसा, बना दिया जाता है, तो उसके जो वेतन है, भत्ते हैं, ठीक है, जो उसकी सुविधाएं वगैरह है वो कैसे निर्धारित की जाएगी, क्या उसको डबल वेतन दिया जाएगा, उसको डबल वेतन दिया जाएगा, नहीं बच्चों, ऐसे ही उसको डबल वेतन नहीं दिया जाएगा। लेकिन जो वेतन होते हैं उसके भत्ते हो गए वो दोनों राज्य क्या करेंगे ना, मिलकर देंगे उसको। ठीक है, और एक हंसी का किस्सा बताता हूँ। ऐसे ही हम 4-5 दोस्त थे, ऐसे ही पढ़ते थे। एक दिन किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई अगर राष्ट्रपति जो हमारा राज्यपाल होता है उसको 3 राज्यों का राज्यपाल बना दिया जाए तो भाई उसको तो जल में हो जाएंगे, उसको तीन तीन इनकम मिलेगी। ठीक है,
उसका ऐसा कहना था, बोला कि इसको दो दो तीन तीन जगह से इनकम मिलेगी, और वो भी एक पद पे रहते हुए तीन इनकम, काफी मजा आ जाएंगे ऐसे ही। दो बना दिया जाता तो भी उसको इनकम मिलेगी, डबल इनकम मिलेगी, ट्रिपल इनकम मिलेगी। भाई मैंने कोई ऐसा नहीं होता यार, दोनों जो राज्य होते हैं वो मिलकर देते हैं, तुम भी कभी ऐसा समझ लो, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है, उसको दोनों जो राज्य है वो राष्ट्रपति निर्धारित करेगा कि कौन से राज्य कितना कितना देंगे, ठीक है। और इनका जो ना, इन्हें कभी भी एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजा जा सकता है, इसलिए इन्हें कभी भी भेजा जा सकता है। ठीक है बच्चों, काफी अच्छे से समझ आ दिया होगा मैंने। अब हम किसकी क्या करेंगे ना, इसकी शक्तियां पढ़ेंगे, और इसके जो कार्य है वो हम जानने की कोशिश करेंगे बच्चों, ठीक है। क्या है आखिरकार, यानी कि जो राज्यपाल है उसकी कार्यपालिका शक्ति क्या है, यानी कि जो राज्य है ना, वो समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। समस्त जो कार्यपालिका शक्ति है किसमें निहित होती है, वो राज्यपाल में बच्चों निहित होती है। कैसे, जो केंद्र हमारी सरकार थी, यानी कार्यपालिका, केंद्र कार्यपालिका थी, उसमें जो सभी शक्तियां किसमें निहित थी, बच्चों हमारी थी, किसमें थी, वो हमारी थी राष्ट्रपति के अंदर निहित थी। लेकिन कैसी थी, नाम मात्र की थी। वास्तविक शक्तियां कैसी थी, वो थी प्रधानमंत्री के पास। इसी प्रकार बच्चों जो राज्य कार्यपालिका है, ठीक है, उसकी जो कार्यपालिका शक्ति है वो किसमें निहित है, वो राज्यपाल में निहित होती है, लेकिन वो नाम मात्र की होती है। और जो प्रमुख शक्तियां हो जो होती है, वास्तविक शक्तियां जो होती है, वो मुख्यमंत्री के पास होती है राज्य की कार्यपालिका के अंदर। जो राज्यपाल होता है ना बच्चों, वो मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के सलाह के अनुसार अपनी शक्तियां जो होती है उसका प्रयोग करता है। आशा करता हूँ काफी बढ़िया से समझ में आएगा। लेकिन अगर आपने केंद्र कार्यपालिका ढंग से समझ लिया मेरे से, ठीक है, तो इसको समझने में आपको कोई परेशानी नहीं आ रही होगी, ठीक है। फिर जो राज्यपाल है ना, वो मुख्यमंत्री की क्या करता है, नियुक्ति करता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है राज्य के अंदर, ठीक है। और जो मुख्यमंत्री है ना, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, ठीक है। मुख्यमंत्री की सिफारिश पर क्या करता है राज्यपाल, अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है। अन्य मंत्री जो उसके भाई जो चुन के आई है, जो मंत्री और भी आए, वो राष्ट्रपति जो वो राज्यपाल होता है, तो मुख्यमंत्री की सिफारिश पर उन मंत्रियों की नियुक्ति करता है, ठीक है। राज्यपाल राज्य के अंदर महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग जैसे यूपीपीसीएस, बीपीएससी के जो सदस्य होते हैं, ठीक है, चेयरपर्सन होते हैं, ठीक है, और उनके जो सदस्य होते हैं उनकी क्या करता है, नियुक्ति करता है। इसी प्रकार जो राष्ट्रपति होता है ना बच्चों, वो क्या करता है, वो हमारे कार्यपालिका, वो हमारे यूपीएससी के चेयरमैन, जो न्यायाधीश वगैरह होते हैं उनकी क्या करता है, नियुक्ति करता है। कौन करता है केंद्र में, वो करता है हमारा राष्ट्रपति। और राज्य में राज्यपाल, महाधिवक्ता, और जो हमारे क्या होता है, राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति करता है। के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। फिर राज्यपाल मुख्यमंत्री से राज्य प्रशासन से संबंधित किसी भी विषय पर जानकारी मांग सकता है। यानी जो राज्यपाल है ना, वो मुख्यमंत्री से जो भी राज्य के प्रशासन के अंदर में क्या चल रहा है उसकी जानकारी वो मांग सकता है। उसी तरह जैसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मांग सकता था अपनी कि क्या प्रशासन राज्य के अंदर चल रहा है, वो उसकी डिटेल मांग सकता था। उसी प्रकार राज्य के अंदर ना जो राज्यपाल है वो मुख्यमंत्री से प्रशासन से जुड़ी जो जानकारी है वो मांग सकता है। फिर बच्चों हम इसमें देखने की कोशिश करेंगे, जो राज्यपाल है ना, वो राष्ट्रपति को राज्य की संवैधानिक स्थिति एवं प्रशासन संबंधी रिपोर्ट भेज सकता है। यानी कि जो राज्यपाल है, राज्यपाल जो है इसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। यानी कि जो राज्य के अंदर ना क्या चल रहा है, राज्य के अंदर किस प्रकार के संवैधानिक स्थिति एवं प्रशासन संबंधी जो रिपोर्ट है वो किस प्रकार की है,
इसकी सूचना जो है वो राज्यपाल क्या करता है, राष्ट्रपति को देता है। तो उसमें एक ट्विस्ट आ जाता है बच्चों, क्या आता है, केंद्र सरकार राज्य सरकार पर पूरा नियंत्रण रखती है और राज्यपाल के द्वारा रखती है। ये किस प्रकार प्रशासन व्यवस्था एक राज्य की चलाई जा रही है, ये केंद्र सरकार राज्यपाल के द्वारा राज्य के अंदर नजर रखने का कार्य करती है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम देखने की कोशिश करेंगे कि जो है इसकी विधायी शक्तियां क्या है। जिस प्रकार बच्चों हमने राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति, विधायिका शक्ति, न्यायिक शक्ति, वीटो शक्ति और कुछ विवेकाधिकारों के बारे में पढ़ा था, उसी प्रकार हम राज्यपाल की शक्तियों एवं कार्यों का अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, हमने कार्यपालिका शक्ति पढ़ ली है, अब हम पढ़ेंगे विधायिका शक्ति जो उसकी होती है राज्यपाल की, वो क्या होती है। यानी कि राज्यपाल विधानमंडल का सत्र बुला सकता है, उसे स्थगित भी कर सकता है और उसे भंग भी कर सकता है अगर सरकार अपना बहुमत साबित नहीं कर पाती है तो। ठीक है बच्चों, मान लो मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, जो मेन होता है, समझ लो सरकार भंग राज्य की, मंत्री परिषद से कुछ नहीं होगा। फिर मुख्यमंत्री अगर ने दे दिया है और अगर किसी मंत्री ने दे दिया है तो भाई सरकार भंग नहीं होगी, उसकी जगह कोई नया जो मंत्री होता है वो आ जाता है। ठीक है बच्चों, फिर क्या है, राज्यपाल प्रत्येक वर्ष के प्रथम शास्त्र, तो प्रत्येक वर्ष ना शस्त्र होता है उसका, तथा नए विधानसभा के गठन के बाद प्रथम शस्त्र जो होता है वो संबोधित करता है राज्य के अंदर, और यही कार्य केंद्र के अंदर राष्ट्रपति करता है। ठीक है बच्चों, दोनों में काफी समानता है, कुछ माइनर से डिफरेंस है, वहीं से क्वेश्चन पूछ लेता है राज्यपाल और राष्ट्रपति में। ठीक है, राज्यपाल जो होता है वो विधानमंडल को संदेश भेज सकता है तथा उसे संबोधित कर सकता है। यानी कि जो राज्यपाल है, जो विधानमंडल के सदस्य है, उनको संदेश भेज सकता है। ठीक है, उनके संबोधित कर सकता है, ठीक, किसी विचार पर उनकी राय ले सकता है किसी टॉपिक पर। ठीक है, ये राज्यपाल की विधायी शक्ति होती है। ठीक है, फिर बच्चों इसके अंदर हम देखने की जो कोशिश करेंगे ना, जो विधानमंडल द्वारा पारित विधायकों पर राज्यपाल क्या करता है, स्वीकृति देता है और पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। यानी कि जो विधानमंडल है उसके द्वारा कुछ पारित क्या होता है, विधायक होते हैं, वो राज्यपाल स्वीकृति देता है, या तो स्वीकृति दे देगा या पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, या फिर इसके पास एक और ऑप्शन होता है, वो राष्ट्रपति के विचार के लिए क्या करता है, अपने पास सुरक्षित रख लेता है। ठीक है बच्चों, इसके पास कोई विधानमंडल है ना, पारित विधायक आया, या तो ये स्वीकृति दे दी या इसने वापस लौटा दिया। लेकिन जब इसने वापस लौटा दिया है तो विधानमंडल क्या करता है, दोबारा भेजता है, अगर उसमें कुछ कमियां होती है तो सुधार करके, या तो वैसे ही वापस भेज देगा। तब इसको मानना पड़ेगा, तब उसको स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर एक उसके पास और विकल्प होता है, क्या होता है, ये अपना जो होता है विधायक, इसको ना क्या करेगा, राष्ट्रपति जो विचार है उसको जानने के लिए अपने पास सुरक्षित रख लेगा कि इस पर राष्ट्रपति का क्या विचार है, उसके लिए ये क्या करता है, अपने पास सुरक्षित रखने का कार्य करता है। ठीक है बच्चों, फिर राज्यपाल किसी विधायक को राष्ट्रपति के विचारधर सुरक्षित रख सकता है। यानी जो राज्यपाल है ना, वो क्या करता है, जो किसी विधायक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख, कोई भी विधायक हो, राज्यपाल के पास आया तो राज्यपाल बोला भाई मैं तो इस पर विचार नहीं कर रहा, मैं इसको राष्ट्रपति के विचार के लिए रख लेता हूं अपने पास। ठीक है, बाद में भाई जो उनका विचार आएगा उसके अकॉर्डिंग कुछ निर्णय लेंगे। जो राज्यपाल है, फिर जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा होता ना, तब राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। और ऐसा ही केंद्र में होता है, जब हमारा लोकसभा और जो राज्यसभा होता है उसका संसद का जो सत्र नहीं है वो चल नहीं रहा था, तो अगर नियम और कायदे कुछ जरूरी होते हैं बनाने के लिए तो क्या करता है, राष्ट्रपति ना अध्यादेश जारी कर सकता है। उसी प्रकार राज्यपाल भी अध्यादेश जारी कर सकता है। फिर बच्चों हम इसके अंदर देखने की कोशिश करेंगे कि
जो राज्यपाल है इसकी न्यायिक शक्ति क्या है आखिरकार, यानी कि जो राज्यपाल है इसकी न्यायिक शक्ति क्या है। यानी राज्यपाल कुछ मामलों में दोषी व्यक्ति की सजा को ना क्षमा कर सकता है, स्थगित यानी उसको बदलाव कर सकता है, ठीक है, उसको कम कर सकता है, और जो सजा मिली है उसमें कुछ परिवर्तन भी कर सकता है। ठीक है बच्चों, उसमें क्या करता है, कुछ परिवर्तन भी कर सकता है। यही शक्ति क्षमादान के मामले में राष्ट्रपति को भी प्राप्त है ना, बताया था मैंने। ठीक है, लेकिन लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, और यही क्वेश्चन में उठा लेगा, क्योंकि उसे पता है एग्जामिनर को कि आप गलती करोगे तो कहाँ पे करोगे। यानी कि जो राज्यपाल है ना, वो मृत्यु दंड को पूर्ण क्षमा नहीं कर सकता, लेकिन राष्ट्रपति जो है वो कर सकता है। ठीक है, क्षमा नहीं दे सकता है, लेकिन यहीं पे ये क्या कर सकता है, इसको पूर्ण मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकता, लेकिन राष्ट्रपति वो कर सकता है। मृत्यु दंड की पूर्ण क्षमा तथा कोर्ट मार्शल से संबंधित क्षमा का अधिकार केवल किसके पास होगा, राष्ट्रपति के पास होगा। ठीक है, मृत्यु दंड की पूर्ण जो क्षमा है तथा जो कोर्ट मार्शल से संबंधित क्षमा का जो अधिकार है ना बच्चों, वो किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है, राज्यपाल के पास नहीं है, बिल्कुल नहीं है। फिर जो राज्यपाल है वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो होते हैं उनकी नियुक्ति के संबंध में ना किससे, राष्ट्रपति से क्या करता है, परामर्श लेता है, उनके विचार मांगता है। ठीक है, कौन, राज्यपाल, किसके लिए, राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए। ठीक है, राष्ट्रपति को क्या करता है, परामर्श उससे मांग लेता है। कौन मांगता है, राज्यपाल। फिर बच्चों इसके अंदर हम देखेंगे कि इसकी कुछ की अपनी शक्ति है जो कि विवेकाधीन शक्ति है, जिनका वो मंत्रिपरिषद की सलाह के बगैर प्रयोग कर सकता है। उनकी शक्ति, अपनी शक्ति, उस शक्तियों का प्रयोग वो कर सकता है। कैसे कर सकता है, यानी जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना हो, यानी कि कोई भी दल जो आया है उसको स्पष्ट बहुमत मिला ही ना हो, तो वो कैसे किसी मुख्यमंत्री को निर्वाचित करेगा, कैसे किसी मुख्यमंत्री को नियुक्त करेगा। तो इसके अंदर वो अपनी विवेकाधीन जो शक्ति है वो प्रयोग करता है। वो देखता है कि कौन सा दल सरकार बना सकता है, उसको लगता है कि अगर कोई दल जो है वो सरकार बना सकता है तो वो उस दल के व्यक्ति को क्या कर सकता है, मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। ठीक है बच्चों, मैंने जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना हो तब राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति अपने विवेक पर कर सकता है। ठीक है बच्चों, फिर राज्यपाल कुछ विधायकों पर ना राष्ट्रपति के विचार मांगता है। जैसे कोई विधायक आया, राज्यपाल पर आया, उसको क्या कर सकता है, या तो उसको पास कर दे या उसको अपने पास भी रख सकता है, और जब उसे लगता है कि नहीं भाई मैं इस पर विचार राष्ट्रपति के भी चाहूंगा, तो वो उसको राष्ट्रपति के पास भी भेज सकता है। ये इसके पास एक शक्ति है। बच्चों अब हम बात करेंगे कि कैसे कोई विधायक जो आता है वो राज्यपाल के पास, वो कैसे उसको अपने पास विचार के लिए रखता है, या उसको स्वीकृति दे देता है, या फिर उसे क्या करता है, वो राष्ट्रपति के पास भेज सकता है उनके विचारों को जानने के लिए। ये क्या है, एक इसकी विवेकाधीन शक्ति है, इसकी, राज्यपाल की। ठीक है बच्चों, और इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट देखना, यदि मंत्रिपरिषद सदन में बहुमत खो देती है तो राज्यपाल आवश्यक संवैधानिक जो निर्णय होते हैं वो ले लेती है। मान लो कि जो राज्य में क्या होता है, जो सरकार बनी है वो बहुमत कैसे खो देगी। मान लो कि मुख्यमंत्री जो था मेन, उसने क्या कर दिया, अपना इस्तीफा दे दिया, तो क्या होगी, पूरी जो सरकार है ना वो भंग हो जाएगी बच्चों। ठीक है, तो इसी तरीके से जब पूरी सरकार भंग हो जाएगी ना तो क्या होगा, बहुमत खो जाएगा। इससे जो संवैधानिक निर्णय होता है ना राज्य के अंदर, तो कौन लेता है बच्चों, वो लेता है राज्यपाल। यदि राज्य में संवैधानिक जो तंत्र है वो क्या होता है, विफल हो जाता है। ठीक है, संवैधानिक जो तंत्र है, जो कार्य होते हैं उनमें जो इस अकॉर्डिंग वो किए जाते हैं, ठीक है, उस तंत्र के अंदर ना कोई विफलता अगर देखने को मिलती है राज्य को अंदर, राज्यपाल को, तो वो क्या करता है, तो
राज्यपाल ना आर्टिकल 356 के अंदर राष्ट्रपति को क्या करता है, ये रिपोर्ट करता है, जिसके द्वारा अगर राष्ट्रपति को लगता है कि राज्य के अंदर, ठीक है, तो राज्य के अंदर अगर संवैधानिक तंत्र विफल होता है तो वो क्या करता है, यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाने का कार्य करता है। ठीक है बच्चों, अब इसके अंदर हम देखने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार मुख्यमंत्री है क्या, इसके कौन कौन से प्रावधान हमें संविधान में देखने के लिए मिलते हैं, इसके क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं वो भी हम जानेंगे, इसके कार्य क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बारे में भी हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों मुख्यमंत्री जो है ना वो चीफ मिनिस्टर, यानी कि उसका जो आर्टिकल हमें देखने को मिलता है 163 और 164 और भी आर्टिकल है। ठीक है, यानी कि जो आर्टिकल 163 है वो क्या कहता है, वो कहता है कि राज्यपाल को ना उसके कार्यों के निर्वहन में मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद सहायता और सलाह देती है। यानी कि जो राज्यपाल है, यानी कि राज्यपाल को उसके कार्यों के निर्वहन में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो मंत्रिपरिषद होती है वो सहायता करती है। जैसा कि राष्ट्रपति के अंदर हमने देखने को मिला था, राष्ट्रपति क्या होती थी, जो प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री की जो मंत्रिपरिषद होती थी क्या करती थी, राष्ट्रपति को सलाह देने का कार्य करती थी। इसी प्रकार राज्यपाल को भी जो मुख्यमंत्री और उसकी जो मंत्रिपरिषद है ना वो सलाह देने का कार्य करती है। आर्टिकल हमें 163 ये बताता है बच्चों। ठीक है, फिर तो बच्चों हम बात करते हैं कि आर्टिकल 164 है क्या, 164 क्या है, यानी कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। ये कौन सा आर्टिकल बताता है हमें, आर्टिकल 164 बताता है बच्चों। ठीक है, कौन सा आर्टिकल बताता है, आर्टिकल 164। जो अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति होती है वो कैसे करता है राज्यपाल, जो अन्य मंत्री होते हैं ना उनकी जो नियुक्ति करेगा ना राज्यपाल, वो किसके कहने पे करेगा, वो बच्चों करेगा उसके जो हमारा मुख्यमंत्री है ना उसके कहने पे अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ठीक है बच्चों, अन्य मंत्री की नियुक्ति करता है, यानी मंत्रिपरिषद जो होती है वो सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और जो केंद्र में हमने क्या पढ़ा था, केंद्र में जो प्रधानमंत्री और जो मंत्रिपरिषद होती ना वो सामूहिक रूप से ना लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है बच्चों। ये हमने केंद्र सरकार के अंदर जाना था। राज्य सरकार के अंदर मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री जो होता है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति होता है, वो विधानसभा के प्रति क्या होता है, उत्तरदायी होता है। ठीक है बच्चों, फिर आर्टिकल देखो मैंने एक शॉर्ट में लिख दिया है, जाके आप याद कर लो। 163 आर्टिकल 163 राज्यपाल को सहायता और सलाह देता है, कौन देता है, मंत्रिपरिषद देती है। ठीक है, आर्टिकल 164 क्या करता है, मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, मंत्रिपरिषद करता है बच्चों। ठीक है, इसके बाद हम देखने की कोशिश करेंगे कि एक मिनट हाँ, यानी कि जो मुख्यमंत्री है इसकी नियुक्ति अगर करता है, कौन करता है, राज्यपाल करता है, तो उसकी कुछ योग्यताएं होगी तभी तो वो नियुक्त करता होगा ना, बिना योग्यताओं के तो कोई नियुक्त नहीं करेगा ना मुख्यमंत्री। तो जब राज्यपाल देखता है कि इस व्यक्ति के पास ये योग्यताएं हैं तो वो क्या करता है, उसको ना नियुक्त करता है मुख्यमंत्री के रूप में। तो उन योग्यताओं के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यानी कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। और इसी तरीके से जो अगर हम केंद्र में चले जाते हैं तो क्या करते हैं, जो राष्ट्रपति होता है ना वो किसकी नियुक्ति करता है, वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। ये जो आपको मैं अंतर के साथ बता रहा हूँ ना, डिफरेंस के साथ करने के साथ, ये आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, इससे आप पॉइंट को जल्दी याद कर सकते हो और तुलना करके याद कर सकते हो, तो काफी मजा आ सकता है। ठीक है, फिर जो है समानता क्या होता है, विधान, अब कुछ इसके लिए नियम होंगे ना तभी तो वो नियुक्त करेगा। ठीक है, यानी कि विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल या फिर गठबंधन का कोई दल है जिसने दो दल मिलकर गठबंधन की सरकार बना ली हो, वो दल का नेता मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। यानी कि जिसके पास बहुमत होगा ना
विधानसभा के अंदर, उसी दल का सदस्य क्या होता है, मुख्यमंत्री बनता है। ठीक है, यदि किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाता है और वह विधायक नहीं है, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो है वो मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, अगर उसके पास क्या है ना, वो विधायक नहीं है, तो ना उसे ना 6 माह के अंदर भीतर विधानसभा का सदस्य बनना अनिवार्य होता है। इसी प्रकार हमने बच्चों केंद्र सरकार के अंदर जाना था, अगर कोई व्यक्ति जो होता है वो मंत्री बना दिया जाता है केंद्र सरकार के अंदर, तो उसे लोकसभा या राज्यसभा के अंदर 6 महीने के अंदर जो सदस्यता होती है वो लेनी होती है। यही प्रावधान हमें राज्य कार्यपालिका के अंदर भी देखने को मिलता है बच्चे। ठीक है, फिर हम देखने की कोशिश करेंगे कि जो मुख्यमंत्री बनने की योग्यताएं होती है क्या होती है, कैसे मुख्यमंत्री बनते हैं। ठीक है, भारत का नागरिक होना चाहिए, सिंपल सी बात है, आप कुछ भी बनना चाहो ना, भारत के नागरिक होना जरूर चाहिए, कोई जो संवैधानिक पद है। ठीक है, ये आपको रटना नहीं है, ये तो सिंपल याद होता है सबको। ठीक है, विधानसभा का सदस्य हो या नियुक्ति के 6 माह के भीतर सदस्य बन जाए, यानी कि वो विधानसभा का सदस्य होना चाहिए, नहीं है लेकिन वो मंत्री बन गया है, ऐसे में क्या होता है, नियुक्ति के 6 माह के भीतर, यानी जब नियुक्ति हो गई उस डेट से 6 महीने के भीतर ना उसको विधानसभा का सदस्य क्या होता है, बनना होता है बच्चों। ठीक है, फिर उसकी न्यूनतम जो आयु है ना, न्यूनतम आयु वो कितनी होती है, 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, फिर कानून द्वारा जो निर्धारित होती है अन्य योग्यताएं, वो क्या होता है, वो पूरी करना हुआ होना चाहिए। ठीक है, फिर हम बच्चों इसमें देखने की कोशिश करेंगे क्या कि जो मुख्यमंत्री है ना, वो उसका आकार कैसा होता है। ऐसा तो नहीं है कि अगर कोई मैं मुख्यमंत्री बन गया तो मैं क्या करता हूँ, जितने भी मंत्री बना लूं, ऐसा नहीं होता बच्चों। एक संख्या होती है, ठीक है, उस संख्या के अकॉर्डिंग हमें कितने, उससे ज्यादा हमें जो मंत्री होते हैं ना, वो विधानसभा के अंदर नहीं रखते हो, ना ही लोकसभा के अंदर रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसके अंदर हम देखते हैं कि मंत्री परिषद का जो आकार होता है वो कैसे 91 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था ना 2003, उसके अकॉर्डिंग निर्धारित किया गया है। ठीक है बच्चों, इसके अंदर मुख्यमंत्री जो सहित मंत्री परिषद की कुल संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। न्यूनतम कितने सदस्य होने चाहिए, अच्छा मान लो इससे तो अधिक नहीं होगा ना, एक होता है कि न्यूनतम तुम्हें कितने सदस्य रखने हैं, यानी किसी भी राज्य में मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या जो न्यूनतम है, कम से कम कितनी होनी चाहिए, 12 सदस्य संख्या होनी चाहिए कम से कम। ठीक है बच्चों, फिर इसके कुछ जो होते हैं वो महत्वपूर्ण प्रावधान क्या है, जो हमारे मुख्यमंत्री है इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान हमें देखने को मिलते हैं, वो क्या है। ठीक है बच्चों, अब इसके अंदर हम देखने की कोशिश करेंगे ना, मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद की जो कुल संख्या है ना, वो कितनी हो जाएगी, विधानसभा का कुल सदस्य संख्या के कितनी 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। और कम से कम कितनी होनी चाहिए, किसी भी राज्य में मंत्री परिषद के सदस्यों की जो संख्या है ना, तो कम से कम 12 होनी चाहिए, 12 से कम नहीं होनी चाहिए। और मंत्री परिषद जो होते हैं वो सामूहिक रूप से किसके प्रति, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लेकिन जो केंद्र सरकार में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था बच्चों, जो राष्ट्रपति जो हमारा केंद्र सरकार में होता है वो मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। और जो राज्य के अंदर किसके प्रति उत्तरदायी होता है, वो हमारा होता है विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है काफी बार ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, फिर मंत्रियों के जो वेतन होते हैं, भत्ते होते हैं और सुविधाएं होती है वो कैसे डिसाइड होती है। ठीक है, यानी कि मुख्यमंत्री के वेतन, भत्ते एवं सुविधाएं कौन निर्धारित करेगा, राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, फिर प्रत्येक राज्य में वेतन और जो भत्ते होते हैं ना अलग अलग हो सकते हैं। सरकारी आवास, घर रहने का वाहन, कार वगैरह, स्टाफ, सुरक्षा तथा अन्य सुविधाएं दी जाती है। अब एक क्वेश्चन काफी बार ये पूछ लिया जाता है ना बच्चों, जो 15% अधिकतम जो जनसंख्या है ना मंत्री होने चाहिए, ठीक है,
वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के एक्ट के द्वारा और कब आए, वो देखो बच्चों 91वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है वो 2003 में आया था। मंत्रिपरिषद का आकार इसमें 15% तक रखा जाएगा अधिकतम, ठीक है, और न्यूनतम जो होते हैं वो 12 से कम नहीं होने चाहिए। बच्चों अब हम इसके ना कार्य और शक्तियां पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। क्या पढ़ेंगे हम? मुख्यमंत्री की शक्तियां, यानी कि मुख्यमंत्री की शक्तियां। मुख्यमंत्री की शक्तियां। अब मैंने आपको पूरा चैप्टर पढ़ा दिया लगभग। अब ये तो आप बता सकते हो कि ना मुख्यमंत्री की क्या शक्तियां हैं। सिंपल सी बात है, आपको जब अगर मैंने आपको बताया कि मुख्यमंत्री की शक्तियां है क्या, ठीक है, तो आपको ये एक बात मैंने बताई थी, उसके अंदर हमने प्रधानमंत्री की शक्तियों की बात की थी, उनके कार्यों की बात की थी। क्या वही सेम कार्य और जो शक्तियां हैं वो राज्य के अंदर, क्या वो मुख्यमंत्री के पास नहीं होंगी? ठीक है, मुख्यमंत्री जो होता है वो क्या करता है? पहली जो उसकी शक्ति है, यानी कि मुख्यमंत्री जो पहली शक्ति है बच्चों, वो क्या होती है? राज्यपाल को सलाह देता है, राज्यपाल को सलाह देता है। किस क्या सलाह देता है? अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के लिए, ठीक है बच्चों, इसके लिए नियुक्ति के लिए। ये कार्य हमने कहाँ पढ़ा था? ये कार्य हमने प्रधानमंत्री में भी देखा था। कैसे देखा था बच्चों? आपको पता होगा, ठीक है, कैसे देखा था? इसके अंदर जो प्रधानमंत्री है वो राष्ट्रपति को सलाह देता है कि आप इन मंत्रियों की नियुक्ति करो। देता है नहीं देता है? बिल्कुल सेम आपको इसी तरह, इसलिए मैं इसकी स्लाइड नहीं ले के आया हूँ, मैं आपको ऐसे ही बताऊंगा और क्लियर बताऊंगा बिल्कुल। अब ये एक दूसरा कार्य जो होता है, मान लो मंत्री तो नियुक्त हो गए, उसने राज्यपाल को बोल दिया कि ऐसे मंत्री नियुक्त होंगे, ठीक है, तो उसने क्या किया? मंत्रियों को नियुक्त कर दिया। लेकिन जो उनके विभाग होते हैं, जो उनके कार्य होते हैं, उनको बांटने का कार्य कौन करता है बच्चों? उनके जो बांटने का कार्य करता है ना बच्चों, कौन करता है? वो करता है मुख्यमंत्री। ये उसकी एक शक्ति है और उसके कार्य है। और जो एक तीसरी जो हमें शक्ति देखने को मिलेगी, वो मंत्रियों को ना पद मुक्त करना है, यानी कि मंत्री जो है उनको पद से हटाने का जो कार्य करता है, वो कौन करता है? वो मुख्यमंत्री करता है। किसके द्वारा? वो राज्यपाल के द्वारा करता है। वो राज्यपाल को सलाह देता है, बोलता है कि आप इस मंत्री को पद से हटाओ, तो वो इस तरीके से अपना कार्य करता है, ठीक है, त्यागपत्र मांग सकता है वो, ठीक है। फिर क्या करता है? जो मंत्रिपरिषद की जो बैठकें होती है ना राज्य के अंदर, जितनी भी मंत्रिपरिषद की बैठकें होती है, उनकी जो अध्यक्षता कौन करता है ना बच्चों, कौन करता है? वो मुख्यमंत्री करता है, ठीक है बच्चों। और इसी तरीके से जो केंद्र सरकार में बैठकें होती हैं, तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? उसकी अध्यक्षता करता है प्रधानमंत्री। लगभग दोनों, जो मुख्यमंत्री और राज्य जो हमारा प्रधानमंत्री है, दोनों के कार्य बिल्कुल समान है, बस ये राज्य के अंदर करता है, वो केंद्र सरकार के अंदर करता है। फिर है ये क्या करता है? जो मंत्रालय जो है, जो विभाग है, उनके बीच संतुलन बनाने का ना कार्य करता है। कौन? मुख्यमंत्री कार्य करता है। जो विभाग हैं बनाए गए, उनके बीच क्या करेगा? संतुलन बैठाने का कार्य करेगा मुख्यमंत्री। फिर ये जो मुख्यमंत्री है ना बच्चों, ये एक कनेक्टिंग पॉइंट की तरह काम करता है, क्योंकि जो ये मंत्रिपरिषद की सूचना है, क्या कार्य चल रहा है, वो किसको बताता है? राज्यपाल को सूचना देता है, ठीक है, कि मंत्रिपरिषद के द्वारा क्या कार्य किए जाते हैं। यानी जो मंत्रिपरिषद के निर्णयों की जो जानकारी है, तो मुख्यमंत्री जो होता है वो किसको देता है? वो राज्यपाल को देता है। ये भी इसकी शक्तियां और कार्यों के अंदर हमें
देखने को मिल जाती है। ठीक है बच्चों, अभी क्या होता है ना, यानी कि जो मुख्यमंत्री है वो राज्य विधानमंडल के अंदर ना राज्य का जो सत्र है उसको स्थगित करने, यानी वो मुख्यमंत्री अगर बोल सकता है कि राज्यपाल को आप इस सत्र को स्थगित करो, वो कर सकता है, सिंपल सी बात है। ठीक है बच्चों, फिर राज्य जो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य के लिए ये क्या करता है, सलाह देता है। मुख्यमंत्री किसको देता है, राज्यपाल को देता है। ठीक है बच्चों, फिर इसके अंदर हम देखेंगे कि जो राज्य का मुख्य प्रवक्ता जो कौन होता है, राज्य का जो मुख्य प्रवक्ता होता है ना, वो मुख्यमंत्री के रूप में हमें देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, इसके अंदर हमने काफी अच्छे से पूरा चैप्टर पढ़ा है। ठीक है, और काफी बढ़िया से हमने जाना है कि राष्ट्रपति क्या होता है, राष्ट्रपति के कार्य क्या होते हैं, प्रधानमंत्री क्या होता है, मंत्रिपरिषद क्या होती है, और उपराष्ट्रपति क्या होता है। फिर हम राज्य की कार्यपालिका के अंदर गए, राज्य की कार्यपालिका के अंदर हमने देखा कि राज्यपाल क्या होता है, उसकी शक्तियां क्या कार्य होती है। राज्यपाल और जो हमारा राष्ट्रपति है उनकी शक्तियों के बीच हमने आपको डिफरेंस बताया। फिर हमने मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के बारे में जानने की कोशिश करी।